हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक अंक ज्योतिष फोर्थ सेम मिड टर्म एग्जाम सॉल्यूशन 2025 ज्योतिर्विज्ञान। तो ये अंक ज्योतिष का मिड टर्म एग्जाम का पेपर है। इसका सॉल्यूशन समय 1 घंटे, पूर्णांक 25, 2 खंड हैं। प्रत्येक खंड में से एक एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। टोटल 4 क्वेश्चन। वर्ग आ में प्रश्न 1 है, जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति की शुभ तिथि और वार कैसे निर्धारित करते हैं। प्रश्न 2 है, किसी व्यक्ति का मूलांक 4 और भाग्यांक 8 हो तो राहु और शनि का संयुक्त प्रभाव। प्रश्न 3 है, वर्ग बा में से अंक ज्योतिष के अनुसार कौन से अंक एक दूसरे के साथ अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं। प्रश्न 4 है, नामांक और स्तूपांक से आप क्या समझते हैं। चलिए इनका डिटेल में आंसर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, जन्म तिथि के आधार पर किसी व्यक्ति की शुभ तिथि और वार कैसे निर्धारित किए जाते हैं और इसकी उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। तो ज्योतिष शास्त्र में किसी व्यक्ति की जन्म तिथि के आधार पर शुभ तिथि और वार का निर्धारण अंक ज्योतिष के द्वारा किया जाता है। यह विधि अधिक सरल है और केवल जन्म की तारीख के अंकों का योग अर्थात मूलांक पर निर्भर करती है। इसमें मूलांक के आधार पर शुभ वार तय किए जाते हैं। अब एक टेबल की हेल्प से हम लोग समझते हैं। ये टेबल आपको बहुत हेल्पफुल है। तो ये जो मूलांक है वो ये इधर दिए हुए हैं। इन्हीं को हम भाग्यांक या मूलांक, मेनली मूलांक कहते हैं। या आपका जिस डेट में जन्म हुआ है उसका सम है। जैसे 28 को जन्म हुआ तो 8 2 10, 10 में 1 एंड 0 आए, 1 + 0 = 1, तो मूलांक 1 होगा। इसका स्वामी ग्रह सूर्य है। इसके मित्र अंक होंगे 3 5 7, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर इसके मित्र अंक होंगे 3 5 और 7। लेकिन जो डेट्स होंगी वो जिनका सभी का अंकों का योग 1 आए, जैसे 10 में 1 + 0 1, 19 में 1 + 9 10 एंड 10 में 1 + 0 1, 28 में 8 to 10, 10 का भी 1 आता है। इस तरह से 10 19 एंड 28 तीनों का मूलांक 1 ही है। इसलिए ये तिथियां उस जातक के लिए फेवरेबल होंगी जिसका मूलांक 1 होगा और मित्र अंक 3 5 7 होंगे। इनके लिए शुभ दिन या वार जो होगा वो होगा रविवार और सोमवार। इसी तरह से मूलांक 2 के लिए ऐसी डेट्स जिनका जन्म जैसे 11 20 और 29 में हो, 11 का सम 1 1 2, तो इनका मूलांक 2 है। ऐसे लोगों का ग्रह स्वामी या स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। इनके मित्र अंक 4 8 हैं और तिथियां फेवरेबल डेट्स हैं 11 20 29। शुभ वार है सोमवार और शुक्रवार। मूलांक 3 के लिए बृहस्पति स्वामी ग्रह है। 6 9 मित्र अंक हैं, 12 21 30 इनकी तिथियां हैं और शुभ दिन या वार इनका बृहस्पति शुक्र और मंगल है। अंक 4 के लिए, जो कि मूलांक 4 के लिए स्वामी ग्रह यूरेनस कहें या हर्षल कहें या राहु कहें। भारत में राहु प्रचलित है इसलिए राहु नाम से जानते हैं। अन्य देशों में इसे हर्षल कहते हैं। इसके मित्र अंक हैं 2 8, तिथियां हैं 13 22 और 31। शुभ दिन है इसके रवि सोम शनि। अंक 5 या मूलांक 5 के लिए स्वामी ग्रह बुध है। 1 3 और 7 मित्र अंक हैं। शुभ तिथियां हैं 14 और 23। वार हैं, शुभ वार हैं इसके बुध और शुक्र। अंक 6 या मूलांक 6 के लिए इसका स्वामी ग्रह शुक्र है। शुभ तिथियां हैं या मित्र अंक हैं इसके 3 और 9। शुभ तिथियां हैं 15 और 24 और वार जो है इसके शुक्रवार मंगलवार और बुधवार। मूलांक 7 स्वामी ग्रह नेपच्यून या केतु। मित्र अंक 1 3 5। तिथियां है 16 25। शुभ दिन या वार है इसके सोम और बृहस्पति। इसी तरह से अंक 8 के लिए स्वामी ग्रह शनि है। मित्र अंक है 2 4। शुभ तिथियां हैं 17 26 और शुभ वार है शनिवार बुधवार शुक्रवार। इसी तरह से 9वें अंक के लिए इसका स्वामी ग्रह मंगल है। मित्र अंक है 3 6। शुभ तिथियां हैं 18 27। शुभ वार है मंगल बृहस्पति और रवि। तो ये टेबल आपके लिए काफी हेल्पफुल है।
अब उदाहरण सहित व्याख्या करते हैं, क्योंकि इसमें एक उदाहरण देना जरूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्मतिथि 15 अगस्त है, तो सबसे पहले मूलांक की गणना की जाती है। तो तारीख 15 है, तो 1 धन 5 = 6, तो उस व्यक्ति का मूलांक 6 हुआ। असल में मूलांक निकालने के लिए कोई भी डेट हो, उसको मूलांक मतलब होता है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। तो 2 डिजिट में अगर है तो उनका सम करके सिंगल में लाना। कभी कभी 2 का सम करने में फिर भी डबल डिजिट आ जाती है, जैसे 28 का सम करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर उसको 1 + 0 करके सिंगल डिजिट 1 में लाएंगे। दूसरा प्रश्न है शुभवार। तो मूलांक 6 का स्वामी शुक्र है, इसलिए उस व्यक्ति के लिए शुक्रवार सबसे अधिक शुभ और फलदायी वार होगा। बाकी शुक्र के साथ जो उसके मित्र ग्रह हैं उनके वार भी उसको शुभ फल दे सकते हैं। तीसरा कार्य है शुभ तिथि या तारीख का निर्धारण करना। अंक ज्योतिष के अनुसार वे तारीख है जिनका योग 6 बनता है, जैसे 6 तारीख। 15 का सम भी 6 ही बनेगा, 1 धन 5 = 6। 24 का सम भी 6 ही बनेगा, 2 धन 4 = 6। उस व्यक्ति के लिए हर महीने शुभ हो। चौथा, वैदिक दृष्टिकोण। यदि पंचांग देखा जाए और उस दिन पूर्णिमा या 15 तिथि हो, क्योंकि 15 इनके लिए शुभ है, और श्रवण अर्थात 24वें नंबर का नक्षत्र हो उस दिन, तो हर साल जब ये दोनों साथ आएंगे तो वह दिन उस व्यक्ति के लिए सबसे शुभ जन्म तिथि मुहूर्त होगा। द्वितीय प्रश्न है किसी व्यक्ति का मूलांक 4 और भाग्यांक 8 हो, तो राहु और शनि के संयुक्त प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। तो अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 4 जो कि राहु है और भाग्यांक 8 अर्थात शनि का संयोजन एक अत्यंत शक्तिशाली लेकिन चुनौतीपूर्ण मेल माना जाता है। राहु अचानक बदलाव का कारक है, जबकि शनि कर्म और अनुशासन का। इनके संयुक्त प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, सफलता से संबंधित, स्ट्रगल टू सक्सेस। यह संयोजन अचानक होने वाली घटनाओं और देरी का मिश्रण है। राहु व्यक्ति को बड़े सपने और क्रांतिकारी विचार देता है, लेकिन शनि यह सुनिश्चित करता है कि कुछ भी आसानी से ना मिले। जीवन के शुरुआती चरण लगभग 35 से 40 वर्ष तक में काफी संघर्ष रहता है, लेकिन उसके बाद बड़ी सफलता और स्थायित्व प्राप्त होता है। द्वितीय प्रश्न, इसका दूसरा असर क्या होगा? व्यवहारिक और विद्रोही स्वभाव। मूलांक 4 आपको लीक से हटकर सोचने वाला अर्थात आउट ऑफ बॉक्स थिंकर बनाता है। वो ऑर्थोडॉक्स नहीं मानता है। आप नियमों को चुनौती देना पसंद करते हैं और लीक से हटकर कुछ डिफरेंट करने वाला होता है। जबकि भाग्यांक 8 आपको गंभीर बनाता है, अंतर्मुखी बनाता है और न्यायप्रिय बनाता है। इसका प्रभाव क्या होता है? आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं। आप दिखावे से दूर रहकर ठोस काम करने में विश्वास रखते हैं। तीसरा, करियर और आर्थिक स्थिति। आप तकनीक, कानून, राजनीति, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग या रिसर्च जैसे क्षेत्र में बहुत सफल हो सकते हैं। अचानक लाभ। राहु अचानक धन लाभ के अवसर पैदा करता है। शनि का नियंत्रण। शनि फिजूल खर्ची पर लगाम लगाता है। यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो यह संयोजन आपको अपार संपत्ति और पद प्रतिष्ठा दिला सकता है। चौथा है चुनौतियां और सावधानियां। मानसिक तनाव। राहु और शनि मिलकर व्यक्ति को भ्रमित या अकेलेपन का शिकार बना सकते हैं। कानूनी विवाद। गलत रास्तों, शॉर्टकट से बचें, वरना राहु की चपलता और शनि का दंड आपको अदालती चक्करों में फंसा सकता है। रिश्ते। आपकी स्पष्टवादिता और गंभीर स्वभाव के कारण सामाजिक जीवन या पारिवारिक रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। इसके उपाय क्या है? 5वें नंबर पे उपाय भी दिए जाते हैं। इस ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए अनुशासन। शनि को प्रसन्न रखने के लिए समय के पाबंद बने अर्थात अनुशासित रहें। सेवा। असहाय लोगों या मजदूरों की सेवा करें तो शनि प्रसन्न होंगे, जिससे आपके कार्य जल्दी से बनेंगे। हनुमान चालीसा। राहु और शनि दोनों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा सबसे प्रभावशाली है। दोनों के ही लाड हनुमान जी हैं। नीला और काला, इन रंगों का प्रयोग सीमित करें क्योंकि इससे ये मजबूत होते हैं। इसके बजाय हल्का नीला पहनें।
या भूरा कलर। संक्षेप में यह संयोजन एक विजेता का है जो अपनी मेहनत और अनोखी सोच से शून्य से शिखर तक पहुंचने की क्षमता रखता है। अब ये मिड टर्म एग्जाम अंक ज्योतिष 2025 का तीसरा प्रश्न है। अंक ज्योतिष के अनुसार कौन से अंक एक दूसरे के साथ अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं, इसके उदाहरण सहित स्पष्ट व्याख्या कीजिए। उत्तर है, अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी में अंकों के बीच की अनुकूलता उनके ग्रह स्वामियों की प्रकृति पर निर्भर करती है। जिस तरह ग्रहों में मित्रता और शत्रुता होती है, वैसा ही प्रभाव अंकों पर भी पड़ता है। यहाँ अंकों की अनुकूलता और प्रतिकूलता का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। पहला, अनुकूल अंक या फ्रेंडली नंबर कौन कौन से होते हैं? ये अंक आपस में मिलकर सकारात्मक ऊर्जा और सफलता पैदा करते हैं। जैसे अंक एक सूर्य ग्रह का अंक है, तो इसके मित्र अंक 2, 3, 5 और 7 हैं, 9 की है। तो इनके मित्र अंक, सूर्य के मित्र अंक 2, 3, 5, 7 और 9 है। उदाहरण, यहाँ पे ज्यादातर अंक ऑड नंबर है क्योंकि सूर्य का नंबर ऑड है। उदाहरण, यदि आपका मूलांक 1 है तो 3 और 9 मूलांक वाले व्यक्ति के साथ आपकी साझेदारी बहुत फलदायी होगी, आपकी उनसे मित्रता बहुत अच्छी होगी। अंक 2 जो कि चंद्रमा का है, तो इसके मित्र अंक 1, 3 और 5 है। अब इनका देखा जाए तो 1 नंबर सूर्य है, तो चंद्रमा के केस में सूर्यपति हैं। 3 नंबर बृहस्पति हैं जो कि इनके मंत्री हैं, और 5 नंबर बुध का है जो कि इनका बेटा है। तो अंक 2 अर्थात चंद्रमा ग्रह के मित्र अंक 1, 3 और 5 है। फिर अंक 3, इसका लॉर्ड बृहस्पति है, तो इसके मित्र अंक 1, 2, 5, 7 और 9 है। अंक 6 शुक्र, इसके मित्र अंक हैं 5, 8 और 7 हैं। प्रतिकूल या इनिमिकल नंबर्स, शत्रु अंक इन्हें कहते हैं। इन अंकों के बीच वैचारिक मतभेद या संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। जैसे अंक 1 है, तो सूर्य बनाम अंक 8, एक अंक की 8 अंक से कभी नहीं बनती। अंक 1 सूर्य का है बनाम अंक 8 अर्थात शनि। तो सूर्य और शनि में पिता पुत्र का संबंध होने के बावजूद शत्रुता मानी जाती है। इनके बीच अक्सर संघर्ष रहता है। उदाहरण के तौर पे 1 तारीख को जन्मे व्यक्ति और 8 तारीख को जन्मे व्यक्ति के बीच अक्सर ईगो की समस्या देखी जाती है। इसी तरह से दूसरा कॉम्बिनेशन जो है, जो कि परफेक्ट शत्रु अंक है, अंक 4 राहु बनाम अंक 9 मंगल। राहु और मंगल की मित्रता नहीं होती है, बल्कि वो दोनों के शत्रु हैं एक दूसरे के। तो 4 अंक स्थिरता चाहता है, जबकि 9वां अंक ऊर्जा और उग्रता का प्रतीक है, जिससे तालमेल बिठाना मुश्किल होता है। अंक 2 चंद्रमा का बनाम अंक 8 शनि, चंद्र और शनि की भी नहीं बनती है। यह मेल मानसिक तनाव या कार्यों में देरी का कारण बन सकता है। अब तीसरा टॉपिक है सम अंक या न्यूट्रल नंबर्स। ये अंक ना तो बहुत अच्छे मित्र होते हैं और ना ही ये शत्रु होते हैं। इनका प्रभाव परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे अंक 5 अर्थात बुध लगभग सभी अंकों के साथ संतुलित व्यवहार रखता है, क्योंकि बुध को राजकुमार कहा जाता है। ये सूर्य और चंद्रमा का बेटा है, और ये इसीलिए ये राजकुमार हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र राजसी ग्रह है। इनका बेटा राजकुमार हुआ। बृहस्पति शुक्र मंत्री हैं, और शनि से क्यों नहीं बनती है सूर्य चंद्र की? क्योंकि शनि सेवक है, दास है, और इस दास को लगता है कि हमने इनकी दासता क्यों की, और इसीलिए शनि की सूर्य चंद्र से शत्रुता है। शनि के मित्र में कौन आते हैं? राहु। तो वो भी इन राजयोग वाले या राजसी नेचर वाले ग्रहों के शत्रु। संक्षेप में इसकी हम तालिका दे देते हैं, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा याद करना। अंक 1 के मित्र अंक है 2, 3, 5, 7, 9, शत्रु अंक है 8। अंक 2 के मित्र अंक है 1, 3, 5, शत्रु अंक है 4, 8। 3 के लिए 1, 2, 5, 7, 9, शत्रु 6।
चौथे अंक के लिए मित्र अंक है 5, 6, 7, 8, शत्रु अंक है 1, 2, 9। अंक 5 के लिए मित्र अंक है 1, 3, 4, 7, 6 और शत्रु अंक है 1, 2, 9। अंक 6 के लिए मित्र अंक है 5, 8, 7 और शत्रु अंक है 3। सातवें के लिए मित्र अंक है 1, 3, 5 और 6, शत्रु अंक है 8, 9। अंक 8 के लिए मित्र अंक है 4, 5 और 6, जबकि शत्रु अंक 1 और 2 है। अभी हमने इसके बारे में बता ही दिया। 8 शनि है। शनि राजा और रानी को शत्रु मानता है, इसलिए 1, 2 इनके शत्रु हैं। और मित्र अंक में 4 राहु, 5 बुध है और 6 शुक्र है। अंक 9 जो कि मंगल का है, तो मंगल 1, 2 और 3 को मित्र मानता है। क्रमशः ये कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। सूर्य चंद्र तो राजा रानी हो गए, क्योंकि 9 अंक अर्थात मंगल सेनापति है इन राजा रानी का। अब बृहस्पति मंत्री है, तो मंत्री भी की भी बात मानेगा सेनापति। पर इसके शत्रु कौन है? 4 और 7। मंगल का शत्रु 4 है। 4 नंबर कौन है? राहु। तो राहु को यह प्रबल दुश्मन मानता है। 7 नंबर किसका? केतु। केतु को भी यह प्रबल दुश्मन मानता है। प्रश्न नंबर 4, नामांक और स्तूपांक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। तो अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी में नामांक और स्तूपांक दोनों ही व्यक्ति के व्यक्तित्व और भाग्य को समझने के महत्वपूर्ण आधार हैं। इनका संक्षिप्त विवरण और उदाहरण नीचे दिया गया है। नामांक या नेम नंबर। नामांक वह अंक है जो आपके नाम के अक्षरों को जोड़ने से प्राप्त होता है। अब नाम में जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स के अंक होते हैं, उन अंकों को जोड़ने से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, नामांक जो इंग्लिश लेटर हैं उससे निकलते हैं। तो नामांक वह अंक है जो आपके नाम के लेटर्स से मिलने वाले अंकों को जोड़ने से प्राप्त होता है। यह दर्शाता है कि दुनिया आपको किस नजरिए से देखती है और आपकी बाहरी पर्सनैलिटी कैसी है। इसको निकालने की विधि कैल्डियन या पाइथागोरियन है। ज्यादातर कीरो को ही कैल्डियन पद्धति का उपयोग होता है। कीरो या कैल्डियन पद्धति का उपयोग होता है। एक और पद्धति है शेफेरियल, पर उसका उपयोग कम लोग करते हैं। इसमें हर अक्षर या हर इंग्लिश लेटर का एक अंक निर्धारित होता है। कीरो पद्धति की टेबल यहाँ पे दी है, आप इसको याद कर लें। कीरो पद्धति में नवा अंक नहीं निर्देशित किया गया, बताया गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहाँ पे ABCDE, फिर UOF, आई जे को हटा दिया गया है। आई जे नहीं, यहाँ पे KGMHVZP, JRKLTNWQSX और Y। तो आप ऐसे याद करें, 1 के लिए है AIJQY, 2 के लिए है BKR, 3 के लिए है CGLS, 4 के लिए है DMT, 5 के लिए है EHNX, 6 के लिए UVWF, 7 के लिए OZ और 8 के लिए F और P। ये तो कीरो पद्धति है। शेफेरियल पद्धति जो है वो इससे बहुत ही आसान है। उसमें 9 ग्रह के 9 नंबर ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद 9 भी लिख देते हैं। और फिर ABCD को क्रम से लिख देते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQR। मतलब 1 से 9, फिर वापस 1 से 9, फिर वापस 1 से 9, क्रम से ABCD लिखते हैं। तो ये वो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती शेफेरियल को। यहाँ पे शेफेरियल का एक एग्जाम्पल, पहला हमने राम का लिया है जो कि कीरो पद्धति से सॉल्व किया है। उदाहरण मान लीजिए कि नाम है राम। अब यहाँ पे राम को आप देखें तो आर कहाँ पे आ रहा है? आर आ रहा है 2 नंबर पे, तो हमने 2 ले लिया। फिर राम में ए कहाँ पे आ रहा है? 1 नंबर पे आ रहा है। एम कहाँ पे आ रहा है? चौथे पे आ रहा है। देखिए ये एम चौथे पे है। तो 2, 1, 4, अब इनका सम किया, 2, 1, 4 का, तो 7 आया। तो राम का नामांक 7 हुआ। इस तरह से आपने नाम से नामांक निकाल लिया। स्तूपांक क्या होता है?
स्तूपांक को अक्सर पिरामिड अंक भी कहा जाता है। यह अगर नामांक की गणना के दौरान आने वाला वह अंक है जिसे यह एकल अंक में बदलने से पहले देखा जाता है। यह अंक व्यक्ति के जीवन के गुप्त प्रभावों, बाधाओं या ईश्वरीय सहायता को दर्शाता है। स्तूपांक निकालने के लिए प्रसिद्ध नाम को अंग्रेजी में लिखकर उसके अक्षरों की क्रम संख्या को नामांक निकालने की तरह ही लिखते हैं। फिर पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, इसी प्रकार हम अंतिम से एक पहले तक गुणा करते चले जाएंगे और अंतिम अंक छोड़ देंगे। यही क्रम नीचे भी जारी रहेगा। अंत में जो एक अंक बचेगा वही स्तूपांक होगा। अब उदाहरण हमने यहाँ पे अमिताभ बच्चन कर लिया, अमिताभ बच्चन, और ये सफेरियल पद्धति से लगाया गया क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर भी नजर आ रहा है। इसके मतलब वहां पे ABCD 9 अंक तक हमने लिखी है। तो अमिताभ बच्चन में सफेरियल पद्धति का उपयोग किया तो A का 1, M का 4, I का 9, T का 2, A का 1, B का 2, H का 8। फिर बच्चन में B का 2, A का 1, C का 3, H का 8, C का 3, H का 8, A का 1 और N का 5। ये अंक लिखती है। अब अमिताभ और बच्चन का अलग अलग हम निकाल रहे हैं क्या, स्तूपांक। अभी हमने क्या बताया, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 into 4, फिर 4 into 9। अब जैसे 1 into 4 किया तो 4 ही आएगा, 4 into 9 किया 4 9 36, अब 36 में 3 + 6 दैट इज 9, तो यहाँ पे मूलांक 9 आ जाएगा। फिर उसका अब 9 into 2 करेंगे, 9 2 जा 18, 18 का 1 + 8 9 आ जाएगा। और इस तरह से हम बच्चन में भी करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से 1 into 4 4, 4 9, 4 9 जा 36, 36 में 3 + 6 9, ये 9 लिख दिया। फिर 9 2 जा 18, 18 का 1 + 8 9, ये देखिए 9 आ गया। फिर ये सीक्वेंस में 4 9 9 हो गया। अब इसके बाद 2 नजर आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद 2 कैसे आ गया, 2 1 जा 2, जब 2 1 जा 2 करेंगे तो उसका 2 यहां नजर आ रहा है। फिर 1 into 2, उसका भी 2 आ गया। फिर 2 8 जा 16 आता है, 16 का 1 + 6 7, और इसी तरह से बच्चन में निकालेंगे। और ध्यान दें लास्ट नंबर जो 1 into 5, इसको छोड़ दिया गया क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं दिया गया। 8 into 1 8 किया गया, लास्ट वाले नंबर को लीव कर देना। फिर से ये मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे, 8 को आप ये मान के चले वो है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। तो 6 6 जा 36, 36 का सम 9 यहां लिखा है, 8 को मल्टीप्लाई नहीं किया। और फाइनली आप देख रहे हैं इस तरह से फिर से इस लाइन को सॉर्ट करेंगे क्योंकि एक नंबर लास्ट में छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए ये स्तूप या पिरामिड की जैसा छोटा होता चला जा रहा है, नुकीला होता चला जा रहा, और एक नंबर बचेगा। तो ये एक इन्वर्टेड पिरामिड बन गया। तो अमिताभ बच्चन का स्तूपांक निकल के आया 9। अब मुख्य अंतर क्या है, नामांक अपना अंतिम स्वभाव और सामाजिक प्रभाव बताता है। स्तूपांक उस गंतव्य तक पहुंचने के रास्ते में मिलने वाली चुनौतियों और छिपी हुई शक्तियों का संकेत देता है। तो इस तरह से मित्रों आपका पेपर कंप्लीट हुआ, मिड टर्म एग्जाम 2025 का। धन्यवाद।